हेलो दोस्तों, दिस इज़ राहुल सर। आज का ये वीडियो लेक्चर 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, जो कि बेसिकली प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज के वीडियो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबल 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंजीनियरिंग, जिसे नॉमिनल या कन्वेंशनल भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग नॉमिनल या कन्वेंशनल स्ट्रेस किसे कहा जाता है और ट्रू स्ट्रेस किसको कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी मेंबर को डिफॉर्म करते हैं, तो जब अब अगर हम उसे पुलिंग फोर्स कर रहे हैं, तो होगा क्या कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे ये कोई प्रिज्मेटिक मेंबर है। अगर इसको हम क्या करें, ऐसे पुलिंग फोर्स लगा करके ऐसे खींचें, तो होगा क्या कि पहले इसका एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए एक्चुअल था, तो बाद में खींचने के बाद जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले इसका एरिया ए ओल्ड था, ठीक, और खींचने के बाद अगर पूछा जाए तो एरिया जो बनेगा वो कौन सा एरिया होगा, एक्चुअल एरिया होगा। तो अगर पूछा जाए कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल में कोई फर्क होगा क्या, तो जी हाँ, पहले वाले और बाद वाले एरिया में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है उसकी गणना पुराने वाले एरिया, यानी कि जब लोड नहीं लगा था उसके पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसी को कंसीडर करते हुए प्रतिबल की गणना करता है। लेकिन एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस जो होता है वो आपका लोड लगाने के बाद जो एरिया बचता है, जो दिखता है एक्चुअल में, वो वाला एरिया कंसीडर करता है। तो इस आधार पर अगर टेंशन टेस्ट आप करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करते हैं यानी खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि खींचने के बाद पहले वाला एरिया जो था और बाद के एरिया में पूछा जाए कौन बड़ा होगा, तो ओल्ड वाला एरिया खींचने के बाद एक्चुअल वाले एरिया से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी ये वैल्यू, ओल्ड वाली वैल्यू एक्चुअल वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि ये कम है और ये अधिक है, तो पूरा वैल्यू सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे सिग्मा ई जो होगा, टेंशन में अगर बात किया जाए तो नीचे ज्यादा है तो वैल्यू सॉल्व करने पे कम हो जाएगा, और नीचे कम है तो ज्यादा हो जाएगा। तो टेंशन में आपका एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होता है, अधिक होता है। इसका जस्ट रिवर्स अगर कंप्रेशन की बात किया जाए, तो कंप्रेशन में यही क्या हो जाता है, एक्चुअल स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हमारी अगली टॉपिक होगी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बेसिकली स्ट्रेस जो होता है वो 2 हिस्सों में बट जाता है आपका। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा आपका होता है शियर स्ट्रेस। तो समझिएगा जरा, अगर नॉर्मल फोर्स प्लेन के आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो स्ट्रेस होता है उसे बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर प्लेन के पैरेलल कोई फोर्स आ रहा है, तो उस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए
जो प्रतिबल होता है उसे क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है बेसिकली यहाँ पे दो हिस्से में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका डायरेक्ट और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर बात किया जाए तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टेंशन और दूसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। एक एक को हम समझेंगे। डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, इसके अलावा इनडायरेक्ट स्ट्रेस में भी होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं एक मेंबर ले रहा हूं, प्रिज्मेटिक मेंबर। इसको पकड़ करके ये देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो P लग रहा है वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। और इसका नेचर कैसा है, मेंबर की लेंथ को बढ़ाने का नेचर है, यानी ये टेंसाइल फोर्स है। और टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट में जो प्रतिबल आएगा उस प्रतिबल को क्या बोला जाएगा, उस प्रतिबल को टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो स्ट्रेस है आपका वो कैसा है, नॉर्मल डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स है। और ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर एक्सियल डायरेक्शन में टेंशन डायरेक्ट लग रहा होता है उसे टाई बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे टाई बोला जाता है। इसके अलावा अगर इसका जस्ट रिवर्स हम कर दें, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, अगर इस पर हम दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगा करके, इस पर दो फोर्स इक्वल अपोजिट लगा करके हम क्या करें, इसको, इस मेंबर को छोटा करना चाहें, ठीक, यहाँ पे फोर्स P है, यहाँ पे फोर्स P है, तो होगा क्या, ये मेंबर पे यहाँ अंदर से क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। और ये रेसिस्टेंस जो है कंप्रेसिव रेसिस्टेंस होगा, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। और ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव लोड आ रहा होता है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रट बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ जो ये मेंबर है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रट कहलाएगा, ठीक। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेस की बात किया जाए तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। इसका एग्जांपल आपका है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग की बात किया जाए तो मान लेते हैं एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और उस पर क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड आ रहा है। तो ट्रांसवर्स लोड के कारण जो आपकी बीम होती है, अगर सिंपल सपोर्टेड बीम होगी तो चित्रानुसार ऐसे क्या कर जाएगी, ऐसे झोल खा जाएगी, यानी ऐसे सैगिंग कर जाएगी, ठीक। और आपको पता है कि बीम जो है, सिंपल सपोर्टेड बीम में एक वर्ड आता है न्यूट्रल एक्सिस। अब ये बताइए, ये फाइबर जो है वो न्यूट्रल फाइबर हैं, और न्यूट्रल फाइबर के ऊपर के जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम में, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, कंप्रेशन में रहते हैं। इसका जस्ट उल्टा नीचे वाले जो होते हैं वो किस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि नीचे जो है वो टेंशन है और ऊपर क्या है डियर, कंप्रेशन है। और यहाँ पे जो प्रतिबल आता है बेंडिंग में उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहा जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस की गणना आप बेंडिंग इक्वेशन m बाई आई बराबर सिग्मा बाई वाई से कैलकुलेट करते हैं। अब बात किया जाए शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस डियर ये भी दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो डायरेक्ट शियर होता है और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट शियर होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शियर के बारे में देख लीजिए। पहला है आपका डायरेक्ट शियर। तो डायरेक्ट शियर क्या होता है इसको देखिएगा जरा। ये मान लेते हैं कोई क्यूबिकल बॉडी है, ये क्यूबिकल शेप में है, नीचे फेविक्विक से इसको क्या किया गया है, ऐसे पेस्ट कर दिया गया है, ठीक।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब इस पर हम एक शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या, शियर करने पर ये मेंबर जो है, जो दिख रहा है आपका प्रिज्मेट, ये क्यूबिकल शेप की बॉडी, वो क्या होगी, वो आपका शियर कर जाएगी। अब यहाँ पे ये शियर जब करेगी, ये शियर जब करेगी तो इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, शियर, ये लग रहा है शियर फोर्स, और शियर फोर्स के अगेंस्ट में जो रेसिस्टेंस आएगा वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इसकी गणना टाउ बराबर एफ बाई ए से निकाली जाती है। एक बात और जानिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस को सामान्यतः सिग्मा से डिनोट किया जाता है और शियर स्ट्रेस को सामान्यतः किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबल है, ये एक क्यूबिकल शेप का एक बॉडी था जिसको नीचे से पेस्ट किया गया था, ऊपर शियर फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा डियर, वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। इसका जस्ट उल्टा अगर बात किया जाए इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का, तो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका होता है टॉर्जन। कौन सा एग्जांपल होता है, टॉर्जन। आप जब भी किसी, जी हाँ टॉर्जन, और अगर बात किया जाए, मान लेते हैं चित्र को देखिएगा, जैसे एक प्रिज्मेटिक रबर बैंड था, उसको हमने क्या किया है, एक प्रिज्मेटिक रबर बैंड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जब ट्विस्ट करेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यानी ये क्या कर गया है, ट्विस्ट कर गया है, यानी ये क्या हुआ है, आपका ट्विस्ट हो गया है। अब जब हम ऐसे पकड़ करके इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो टॉर्जनल स्ट्रेस या ट्विस्टिंग स्ट्रेस आ जाएगा, और इसका कैलकुलेशन T बाई आई पी बराबर टाउ बाई आर से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, इसे हम अलग से एक चैप्टर टॉर्जनल स्ट्रेस में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको डियर आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं अगला अभी टॉपिक जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, रोक करके वीडियो नोट कर लीजिएगा आप। तो हमारे चर्चा का अगला टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा विकृति यानी स्ट्रेन। तो विकृति क्या होती है साथियों, विकृति जैसे कि एक तरह का डिफॉर्मेशन मेजर करने का हमारा एक अप्रोच होता है। जब किसी मेंबर पर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि उसका शेप जो है या फिर साइज वो क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स वो चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होता है वो जो होता है वही डिफॉर्मेशन कहलाता है, और यूनिट डायमेंशन में जो चेंजेस आते हैं उस चेंज को मेजर करने का जो हमारा अप्रोच होता है वही क्या कहलाता है, आपका विकृति यानी स्ट्रेन कहलाता है। तो साथियों देखिएगा जरा, ये है स्ट्रेन, स्ट्रेन का सिंबल जो होता है वो एप्सिलॉन होता है। ठीक, स्ट्रेन का जो सिंबल होता है वो एप्सिलॉन होता है। अब स्ट्रेन होता क्या है, इसको हम बता दिए, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को मेजर करने का अप्रोच होता है। तो आपको बेसिकली याद क्या क्या रखना है स्ट्रेन के संबंध में, इट इज द रेशियो ऑफ change in length to original length। ठीक, अगर इसके फॉर्मूले पे जाए हम तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ यानी प्लस माइनस डेल्टा एल। अगर आप किसी मेंबर को टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो लेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे डेल्टा एल जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर घटेगी तो नेगेटिव लिया जाएगा।
यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये जो अनुपात है यही अनुपात आपका क्या कहलाता है, विकृति का फार्मूला कहता है। अब अगली बात, इसके संबंध में अगला कीवर्ड क्या तैयार रखना है, यह एक बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और ये एक यूनिट लेस नंबर है। तो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यह एक बीमाहीन राशि होती है। ठीक, तो इसको स्ट्रेन के संबंध में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। क्या होता है, यह एक अनुपात होता है किसका, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ का। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको आपको याद रखना है, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये याद रखना है। यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एक कीवर्ड्स और है कि इट इज टेंसर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर आपको ज्यादा जानकारी टेंसर के बारे में चाहिए तो आप मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिटेल वाले जो वीडियो मैं बना के अपलोड किया हूँ वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन की, विकृति कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विकृति कितने प्रकार की होती है। तो जिस तरह से हमने प्रतिबल को बांटा था, यानी स्ट्रेस को बांटा था दो हिस्से में, ट्रू और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, उसी तरह से स्ट्रेन जो होगा उसको भी दो भागों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा जो आपका आएगा उसको इंजीनियरिंग या फिर नॉमिनल या कन्वेंशनल स्ट्रेन कहा जाएगा, और दूसरा आपका रहेगा ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये है एक अनुपात किसका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन के बाद जो डायमेंशन होती है उसका अनुपात, यानी यल प्लस माइनस डेल्टा, माफ करिएगा इसमें ओरिजिनल लेंथ ही ली जाती है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। जबकि ट्रू या एक्चुअल वाले की बात किया जाए तो एक्चुअल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा यल डिवाइड बाय यल प्लस माइनस डेल्टा यल। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ओल्ड वाली लेंथ ली जा रही है, ओल्ड वाली डायमेंशन, पुरानी डायमेंशन नीचे ली जा रही है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल वाले में लोड लगने के बाद उसकी डायमेंशन क्या होती है इसका ध्यान रखा जाता है। अब इसमें याद करने वाली क्या होती है बात, उसको देखिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होते हैं। इंटेंशन की बात किया जाए, अगर इंटेंशन की अगर बात किया जाए तो होता क्या है, इंजीनियरिंग ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए डेल्टा एल बाई एल सॉल्व किया जाए और डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल अगर सॉल्व किया जाए तो एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगा वो एक्चुअल स्ट्रेन से क्या होगा, टेंशन में अधिक आएगा। इसलिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज ग्रेटर देन एक्चुअल स्ट्रेन। व्हाइल इन कंप्रेशन टेस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज लेस देन एक्चुअल स्ट्रेन। ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स आपको रखना है याद, ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस पर बनते हैं तो उसको क्या करें, आप कर सकें। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला मेरा टॉपिक होने वाला है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो होगा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हम स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात पे चर्चा करेंगे। देखिएगा जरा, इसको गौर से समझिएगा डियर। अगर ये कोई मान लेते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर है, प्रिज्मेटिक इन द सेंस पूरी लेंथ में इसकी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक।
और इस पर एक्सियल टेंसाइल पुल लगाया जा रहा है, यहाँ P लगाया जा रहा है, यहाँ P लगाया जा रहा है। तो समझने की कोशिश करिएगा, ये जो P लग रहा है सबसे पहले ये अकेले ऐसे रखा हुआ था, हमने क्या किया, इधर से और इधर से दो इक्वल और अपोजिट पुल लगाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये जो पुल है ये कौन सा है, एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल पुल है या एक्सटर्नल फोर्स है। सबसे पहले अप्लाई क्या हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स हुआ है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हल्का सा क्या हो जाएगी डियर, ये थोड़ा सा ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हल्का हल्का सा बढ़ जाएगा। पहले इसकी लेंथ इनिशियल में कितनी थी आप देखिएगा जरा, ये L थी, लेकिन लोड लगने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई है, L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स को जब अप्लाई कर दिया जाता है तो ये जो मेंबर है वो क्या हो रहा है, डी शेप हो रहा है या डी फॉर्म हो जा रहा है। यानी पहले एक्सटर्नल फोर्स आया, उसके बाद क्या आ रहा है आपका, उसके बाद आ रहा है डिफॉर्मेशन, इसके बाद आ रहा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन 2 नंबर पे आ गया, ठीक। अच्छा, जब डिफॉर्मेशन आ जाएगा, अगर ये मेंबर इलास्टिक मेंबर है तो जाहिर सी बात है इस एक्सटर्नल इफेक्ट के अगेंस्ट में क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो यानी इसके फाइबर्स में क्या आएंगे, इसके फाइबर्स में क्या आएगा, एक रेसिस्टेंस आएगा, और यूनिट एरिया पर जो रेसिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक डियर, तो अब बताओ आप यहाँ पे कि पहले एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है 1 नंबर पे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है तीसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे रेसिस्टेंस आ रहा है, यानी फिर रेसिस्टेंस आ रहा है। अब याद करने वाली क्या बात है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एक्सटर्नल लोड आएगा। अब उसके बाद जो है 2 नंबर पे क्या आएगा, फिर जो है आपका डिफॉर्मेशन इन द सेंस क्या होता है, स्ट्रेन होता है। यूनिट डायमेंशन में जो चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। यानी कि पहले एक्सटर्नल लोड आया है, फिर एक्सटर्नल लोड के वजह से क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेन जब आ रहा है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए 3 नंबर पे क्या आ जा रहा है आपका, इसको रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आ जा रहा है। यानी अगर पूछा जाए कि स्ट्रेस स्ट्रेन में, प्रतिबल और विकृति में पहले कौन आता है, पहले प्रतिबल आएगा कि पहले विकृति, तो आप बोलेंगे पहले विकृति आएगी, फिर क्या आएगा, फिर जो है प्रतिबल आएगा, पहले स्ट्रेन फिर स्ट्रेस। और अगर पूछा जाए कि लोड और डिफॉर्मेशन में पहले कौन सा आएगा, तो पहले लोड आएगा, बाद में डिफॉर्मेशन आएगा। अब जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं डियर, तो आपको पता है कि जो पहले आता है उसे फंडामेंटल माना जाता है, और जो बाद में आता है उसे क्या माना जाता है, डिराइव माना जाता है। जो पहले आता है उसे मूल माना जाता है, और जो बाद में आता है उसे व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे अगर विकृति ना आए तो प्रतिबल कभी नहीं आ सकता, डिफॉर्मेशन अगर ना आए तो रेसिस्टेंस कभी नहीं आ सकता है, और लोड अगर ना आए तो डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। तो आप एक बात याद रखना कि लोड और डिफॉर्मेशन कर्व में अगर बात किया जाए तो एक्स एक्सिस पर आपका लोड होगा, वाई एक्सिस पर डिफॉर्मेशन होगा। इसका जस्ट रिवर्स, और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की अगर बात किया जाए, इसका जस्ट रिवर्स, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की बात किया जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले स्ट्रेन यहाँ पे आता है, स्ट्रेन पहले आता है, इसलिए एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा,
और स्ट्रेस आपका बाद में आता है, इसलिए स्ट्रेस को किस पे रखा जाएगा, आपका वाई एक्सिस पर रखा जाएगा डियर। तो यही बात याद रखना है। अब इसको वर्ड्स में कैसे पूछा जाता है, गुप्ता में आप असर्शन रीजन में जा करके एक क्वेश्चन देख सकते हैं 361 के बाद वाले क्वेश्चन में, कि पूछा गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन फंडामेंटल होता है। तो एक बात याद रखना, इसी को नोट में लिख लो, स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल देन क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो पूछा कहा यह गया है स्ट्रेन पहले आता है और जो स्ट्रेस होता है वो बाद में आता है। तो इसको नोट करिए। देखो डियर, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इतना कमिटमेंट कर दे रहा हूं कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन का जो भी डेटा लिखा जा रहा है, यदि आप उसको अपने नोट्स में लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में जेई की कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा, एई की भी उठा लेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस थियरी पूरी यहाँ पे जो बताऊंगा शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लेना, ठीक। और हाँ, ये बात याद रखना, सिर्फ वीडियो तक ही मत रहिएगा आप लोग, वीडियो देखते समय रोक रोक करके उसको नोट्स को बराबर प्रॉपर तैयार करना है। और नोट्स आप जो है बहुत अच्छा परफेक्ट नोट्स बनाइएगा। यही एक बार की तैयारी, यकीन दिलाता हूँ, ये आपका सिलेक्शन देगी। और मेरा जो अभी टारगेट एग्जाम है वो 2 एग्जाम है, एक DFCCIL है और दूसरा जो है मेरा UPSSC है। तो साथियों बने रहिएगा, जो भी अपडेट यहाँ से जाएगा उसको फॉलो करिएगा। ज्यादा से ज्यादा समय आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसको रिवीजन करने में दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है हुक का नियम। ये हुक दादा का नियम अगर बात किया जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी थी। ये बहुत बड़ी बात बोल दी थी। इन्होंने क्या बोला था, हुक्स लॉ। हुक ने बताया था कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उसमें प्रतिबल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका व्यवहार ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी स्प्रिंग को अगर आप पकड़ के धीरे धीरे खींचते हैं, जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ जो है खींचने के बाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्प्रिंग टाइट होती जाती है। उसी तरह से जो भी इलास्टिक मेंबर होते हैं, हुक ने बताया कि अगर जितना ज्यादा उसमें विकृति आएगी उतना ही ज्यादा उसके भीतर क्या आएगा, प्रतिबल आएगा, लेकिन यह एक सीमा तक रहेगा। उस सीमा को क्या बोला गया, इन्होंने बोला प्रत्यास्था की सीमा, यानी इलास्टिक लिमिट। तो हुक का नियम क्या होता है, हुक ने बताया क्या था, कीवर्ड्स तैयार कीजिएगा। प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे प्रतिबल बराबर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, बराबर ये आ जाता है विकृति। तो जाहिर सी बात है इस इलास्टिक कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक। यानी कि हुक ने बताया था कि कहां तक हुक का नियम वैलिड है, विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट।
और कभी कभी ये दूसरी भाषा में पूछता है कि हुक का नियम कहां तक वैलिड है, तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रत्यास्था सीमा के भीतर और समानुपाती सीमा तक वैलिड है। समानुपाती सीमा यानी प्रोपोर्शनल लिमिट, और इलास्टिक लिमिट क्या होती है ये जस्ट मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। ठीक, बस आपको तैयार क्या करना है कि हुक का नियम वैलिड कहां तक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, या फिर कभी कभी पूछता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां पे सॉल्व करने पे एक कांस्टेंट आता है, उसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो या आ गया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं होती है, अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ई की बीमा और सिग्मा की बीमा प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक और बीमा दोनों ही किसके बराबर होगा, प्रतिबल के बराबर होगा। और प्रतिबल की बीमा जो होती है और मात्रक किसके जैसा होता है, वो दाब के समान होता है। यानी कि ई का मात्रक पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल हो सकता है। और इसी तरह से अगर बात किया जाए इसकी बीमा क्या होती है, तो जस्ट इसकी स्ट्रेस के बीमा के बराबर होती है। ठीक है ना, यम यल के पावर -1 टी के पावर -2, जिसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसमें हुक का नियम में यही इंपॉर्टेंट था डियर, इसको आप नोट्स कर लीजिए। फिर मैं आगे जो चर्चा करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। पहले इसको नोट करिए आप। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो बड़ी बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। टेंशन में प्रतिबल विकृति का वक्र कैसा होगा माइल्ड स्टील के लिए, मृद इस्पात के लिए, वो देखिएगा कैसा होता है। यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा डियर, उससे ही क्वेश्चन राइज होते हैं। यहाँ बहुत ही डाटा आपको मिलने वाला है, तो आप बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यान मत भटकने दीजिएगा। ये बहुत मेजर टॉपिक होता है आपका प्रॉपर्टीज एंड सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले टॉपिक में। तो माइल्ड स्टील में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, अभी हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब भी आप ड्रा करते हैं तो स्ट्रेन को यहां पे रखा जाता है एक्स एक्सिस पे, और स्ट्रेस को कहां रखा जाता है डियर, वाई एक्सिस पे। नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो एक साथ बनाएंगे तो भूल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेन रखा जाएगा और यहाँ पे क्या रखा जाएगा, स्ट्रेस रखा जाता है। ठीक, अब माइल्ड स्टील का अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात किया जाए तो होता कैसा है, यहाँ पे ढेर सारा डेटा आपको मिलने वाला है साथियों। ये जो है टेंशन टेस्ट में आपका ट्रू कर्व है, आपको अभी बताए थे ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो ग्राफ ड्रा होता है उसे बोला जाता है ट्रू कर्व, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ ड्रा होता है उसे बोला जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग कर्व। हमने बताया था टेंशन में स्ट्रेस
टेंशन में इंजीनियरिंग स्ट्रेस एक्चुअल से क्या होता है, कम होता है। इसलिए टेंशन में माइल्ड स्टील में ट्रू कर्व या एक्चुअल कर्व जो है वो क्या है, आपके इंजीनियरिंग कर्व से क्या है, इंजीनियरिंग कर्व से ऊपर है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखिएगा, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट को कहा जाता है। इस पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट ए कहा जाता है। इस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बी कहा जाता है। इस पॉइंट सी को अपर यील्ड पॉइंट बोला जाता है। इसको सी डैश को लोअर यील्ड पॉइंट बोला जाता है। ये डी जो है स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट होता है। ई जो होता है वो होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट, और एफ वाला जो होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। एक एक पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम किसी मेंबर पर, वो माइल्ड स्टील का बना हो और उस पर लोडिंग जो हो वो ग्रेजुअल लोडिंग हो, तो याद रखना है कि ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बना है, यहाँ पे लोडिंग जो है वो ग्रेजुअल लोड है। कैसा लोडिंग है, ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल यानी कि बड़े प्यार से धीरे धीरे लोड लगाया जा रहा है। लोड की इंटेंसिटी जो है वो अचानक में नहीं आ रही है, धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जा रहा है और स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या किया जा रहा है डियर, मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमको मिलता है वो ओ पॉइंट मिलता है, और ओ पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। तो यहीं पे नोट करेंगे, ओ क्या है आपका, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है ना। अब देखो, लोड जैसे जैसे हम बढ़ाए डिफॉर्मेशन बढ़ता गया, यानी स्ट्रेन बढ़ती गई और स्ट्रेस भी बढ़ता गया। हुक दादा का नियम जहां तक लगता था वहां तक प्रतिबल विकृति के ठीक क्या था, समानुपाती था। तो स्टील में ओ से ए तक ग्राफ बिल्कुल सीधा होता है। ओ से ए तक बिल्कुल ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए माइल्ड स्टील को बोला जाता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे नोट करना है, माइल्ड स्टील क्या है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब देखो, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, यानी प्रतिबल विकृति के ठीक समानुपाती है। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता जा रहा है। लेकिन ए के बाद कर्व जो है, ए तक जो है लोड लगा के अगर हटा लिया जाता है तो वस्तु जो है लोड हटाने के बाद पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। यानी ए तक जो है वस्तु जो है पूरी तरह से क्या है, इलास्टिक है और प्रतिबल विकृति के क्या है, समानुपाती। लोड जैसे हमने ए से और बढ़ाया तो अब जो है यहां से यहां पॉइंट ए से बी बहुत क्लोज होता है, पॉइंट ए बी के बहुत क्लोज होता है। लेकिन ए से बी तक जो आपका कर्व है वो अब जो है सीधा ना होकर के हल्का सा नीचे की ओर झुक जाता है। लेकिन ए से बी तक में अगर लोड लगा के हटा लिया जाए तो भी वस्तु पूरी तरह से क्या होती है, ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो पॉइंट ए को बोला गया प्रोपोर्शनल पॉइंट, इसे प्रोपोर्शनल लिमिट बोला गया, क्योंकि यहां तक कर्व में यहां से यहां तक वक्र जो है वो प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। लेकिन ए से बी के बीच में बात किया जाए तो ए से बी तक प्रोपोर्शनलिटी तो नहीं है, लेकिन लोड लगा के हटा लेने पर वापस चला आता है ओरिजिनल शेप और साइज में। तो पॉइंट बी को बोला जाता है आपका
इलास्टिक लिमिट, पॉइंट बी को बोला गया आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक, अब देखो हमने जब पॉइंट बी तक लोड लगा करके छोड़ देते हैं तो भी वस्तु ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है, बस ए से बी के बीच में प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है हुक का नियम इलास्टिक लिमिट के भीतर लगता है, और कहां तक लगता है, हुक का नियम ए तक पूरी तरह से लगता है। ठीक, अब लोड जैसे ही हमने बी से हल्का सा और आगे बढ़ाया तो होता क्या है कि आपका कर्व जो है वो स्लाइटली झुक जाता है, यानी कि अब जो है स्टील में जो प्रतिबल आ रहा था वो विकृति के ठीक समानुपाती ना होकर के तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी कि बी से सी तक कर्व जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक बी से सी तक मटेरियल को अगर मेजर किया जा रहा है तो वो धीरे धीरे प्रतिबल क्या कर रहा है, खो रहा है। और यहां से बी से सी तक अगर लोड लगा करके हटा लिया जाता है तो वस्तु कुछ वापस आती है और कुछ वापस नहीं आती है। तो यानी कि अब बी से सी तक की बात किया जाए तो यहां प्रोपोर्शनलिटी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लोड लगा के हटा लोगे तो वापस नहीं आएगा, कुछ आएगा कुछ वापस नहीं आएगा। तो जो डिफॉर्मेशन लोड लगाने के बाद वापस पूरी तरह से रीगेन हो जाता है उसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है, और जो डिफॉर्मेशन लोड लगाने के बाद वापस नहीं आता है वहीं पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी बी से आगे जो आपका कर्व है वो देखिए स्लाइटली नीचे की ओर बेंड कर गया है, और साथ साथ यहाँ पे प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है, और यहाँ पे जो है लोड लगा के हटा लेंगे तो कुछ वापस आएगा कुछ वापस नहीं आएगा। इसीलिए बी से आगे का हिस्सा पार्शियली इलास्टिक जोन कहा जाएगा। अभी इसके बारे में बताऊंगा। अब देखो, चूंकि माइल्ड स्टील इज अलॉय, माइल्ड स्टील एक मिश्र धातु होती है, किसका, कार्बन और आयरन का। आयरन के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आयरन जो होता है वो आपके खदान से निकलता है, जिसमें उसमें उसके अयस्क को क्या किया जाता है, वत्या भट्टी में गर्म किया जाता है। तो जो आपका लोहा मिलता है वो कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा इतना कमजोर होता है कि किसी की खोपड़ी पे अगर मार दिया जाए तो लोहा ना टूट, खोपड़ी ना टूट करके लोहा खुद टूट जाएगा। तो लोहे को कच्चा लोहा है जिसे पिग आयरन बोला जाता है। पिग आयरन क्यों कहा जाता है, जब वत्या भट्टी से गर्म करके जो कच्चा लोहा प्राप्त होता है उसे जब पोर किया जाता है, पलट दिया जाता है किसी बर्तन में, तो बिल्कुल सुअर जो होती है उसके पीठ पर जिस तरह से बाल उभरे होते हैं उसी तरह से कच्चा लोहा हो जाता है। तो इसलिए इस लोहा को पिग आयरन बोला जाता है। पिग आयरन किसी काम का नहीं होता है, उसको कहीं भी प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग पर्पस से या फिर डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो जब उस लोहे में आप थोड़ा सा क्वांटिटी में कार्बन मिलाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर अब लोहा जो है, आयरन जो है वो आयरन ना रह करके एक मिश्र धातु या एलॉय बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील जो होती है उसकी तीन बहन होती हैं। एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, और एक होता है हाई कार्बन स्टील। अगर 0.15 से लिख लो, 0.15 से 0.25 तक अगर कार्बन की परसेंटेज है तो माइल्ड स्टील का आपका सरिया बनता है। और अगर 0.25 से लेकर के 0.25 के आगे जो है लगभग मुझे कंफर्म डाटा नहीं है, 1% तक शायद होता है, हाँ ऐसा कुछ,
यहाँ तक अगर होता है तो उसे मीडियम कार्बन स्टील बोला जाता है, और उसके बाद 1.5% तक अगर कार्बन की मात्रा होती है तो उसे हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। जितने कटिंग टूल होते हैं, जो भी वर्कशॉप में कटिंग टूल जैसे आरी हुई, रुखानी हुई, बसुला हुआ, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड, आप जो है डेली काटने के लिए आरी यूज करते हो, हेक्सा ब्लेड मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो हम सिर्फ स्टील पर, माइल्ड स्टील पे चर्चा कर रहे थे। माइल्ड स्टील कार्बन से मिलकर के बनी होती है, यानी कि माइल्ड स्टील एक मिश्र धातु है, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। जब माइल्ड स्टील के मेंबर पर लोड लगाया जाता है तो 20 से सी तक, 20 से सी तक कर्व देख रहे हो स्लाइटली झुक रहा है। यहां पे देख रहे हैं कि पार्शियली इलास्टिक हो रहा है, परमानेंट पार्शियली डिफॉर्मेशन पाया जा रहा है। लेकिन सी के बाद अचानक में सी डैश के बहुत क्लोज होता है डियर, सी के बाद अचानक में देख रहे हैं प्रतिबल अचानक में क्या हो गया, घट गया है। तो सी से सी डैश तक मटेरियल गया क्यों है, ये माइल्ड स्टील का मेंबर गया क्यों है, सी से सी डैश तक गया है क्योंकि कार्बन ने आयरन के मॉलिक्यूल्स का साथ देना छोड़ दिया है। यानी सी से सी डैश तक के बीच में अगर बात किया जाए तो कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। कार्बन एटम जो है आयरन एटम से पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, नाता छोड़ दे रहे हैं। तो सी से सी डैश तक अचानक में कर्व क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। यानी कि माइल्ड स्टील उसी के गम में अपनी प्रत्यास्था खो दे रहा है। तो इस घटना को यील्डिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यील्डिंग बोलते हैं। ये सी जो है अपर यील्ड पॉइंट होता है, सी डैश जो होता है लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो लिखेंगे सी अपर यील्ड पॉइंट और सी डैश जो होता है लोअर यील्ड पॉइंट है। इसको नोट कर लेना, ठीक। अब देखो, जब कार्बन एटम पूरी तरह से अपना हाथ खींच लेता है तो जो आयरन है वो कहता है अब हम अकेले सहेंगे भाई, आने दो लोग। लेकिन सी डैश से लेकर के डी तक आप देख रहे हैं कि कर्व बिल्कुल क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। यानी जब इसके गम में कार्बन के छूटने के गम में बिना लोड लगाए ही आपका स्टील का मेंबर जो है परमानेंटली लगातार क्या हो रहा है, बहुत तेजी से पानी की तरह फैल रहा है। तो ये जो हिस्सा होता है परफेक्ट प्लास्टिक जोन बोला जाता है, ठीक। और डी तक ये क्या होता है, ऐसे ही लगातार डिफॉर्म होता जाता है। लेकिन अब जो है स्टील को महसूस होता है हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, लोड बढ़ाया जाएगा तो फिर से वो जो है क्या करता है, एक बार दम भरता है और डी से एक बार फिर से क्या करता है, एक ताकत देना स्टार्ट करता है। इसलिए डी को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। डी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। डी आपका देखो, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, आप 3 रुपए वाली लिखो फेंको पेन जो होती है इल्कोज वाली, उसी को लीजिए, ऐसे पकड़कर मोड़ दीजिए, जहां से मुड़ेगा वो वहां पहले और बाद में नाखून से स्क्रैच करिए तो डिफॉर्मेशन के बाद वो टाइट हो जाता है। आपने खुद सुना होगा कि जो भी वस्तुएं जितना ज्यादा उस पे जो है डिफॉर्मेशन आएगा, इंसान पे जितनी तकलीफ आती है उतना मजबूत होता है। इसी तरह से जो आयरन आपका स्टील मेंबर है, स्ट्रेन के आने की वजह से अब जो है उसकी सरफेस क्या हो जाती है, पहले से हार्ड हो जाती है। इसका एक एग्जांपल और बता दें, हम किसी रस्सी को अगर ऐसे सिंपली रख दें और नाखून से स्क्रैच करें तो आसानी से स्क्रैच हो जाती है रस्सी, मगर अगर पकड़ के बहुत तेजी से खींच दें, अब उसकी सरफेस को जो है नाखून से स्क्रैच करें तो पहले और बाद में जो है डिफरेंस आएगा। बाद में खींचने के बाद उसकी सरफेस हार्ड हो जाती है,
इसी घटना को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो डी वाला जो है, डी के बाद जो है आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो रही है, तो डी को स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोला जाता है। लोड ईयर बढ़ाते जा रहे हो आप, तो आखिर मरता तो ना क्या करता, लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय बाद ये कर्व ऊंचा होते होते एक अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब उससे ज्यादा उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसलिए ई पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस पॉइंट बोला जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर लोड हल्का सा भी बढ़ा दिया जाएगा तो अब प्रतिबल जो है यानी स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं, मेंबर जो है अचानक में क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिंगम जो होता है जिस तरह से खींचने पे फैलता है उसी तरह से क्या होगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा और यहां तक यफ तक पहुंचते पहुंचते फेल हो जाएगा। तो पॉइंट यफ को फ्रैक्चर पॉइंट, इसी को ब्रेकिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो जोन वाइज हम चर्चा कर देते हैं। ओ से ए तक के जोन को, ओ से ए तक के जोन को प्रोपोर्शनल जोन कहते हैं। यहीं पर हुक का नियम बहुत अच्छे तरीके से वैलिड होता है। ए से बी तक इम्प्रोपोर्शनल जोन, ओ से ए तक, ओ से बी तक इलास्टिक जोन, बी से सी डैश तक पार्शियली इलास्टिक, सी से सी डैश यील्डिंग जोन, और डी सी से सी डैश से डी तक परफेक्ट प्लास्टिक जोन। इसे नोट कर लीजिएगा। डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ई से एफ तक फ्रैक्चर ब्रेकिंग स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन कहते हैं। माइल्ड स्टील जब टूटता है तो उसका क्रॉस सेक्शन पहले और बाद में देखा जाए तो बहुत घट जाता है, तो क्रॉस सेक्शन का घटना नेकिंग कहलाता है। तो इसीलिए स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन को नेकिंग जोन भी बोला जाता है, यानी इसे के ING नेकिंग जोन। तो आपको हमने क्या क्या बताया, नोट कर लेना डियर। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ओरिजिन पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ये पॉइंट्स बता दिए। दूसरी चीज परफेक्ट प्रोपोर्शनल जोन, इम्प्रोपोर्शनल जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन,